Hello friends, my name is Kanish Tayal. I got All India Rank 7 in NEET 2017 and currently I am a final year student at Mananajad Medical College, New Delhi. So दोस्तों, I welcome you all to our channel Ranker 7 New. So आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को लर्न करने के लिए और कैसे मैंने उसमें अच्छी सी मास्टरी करी थी और कैसे मैं उसमें अच्छे स्कोर कर पाया था। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए बिकॉज आगे इस चैनल पे हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप उन्हें मिस ना करें, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, जो वीडियो है हमारी उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे कमांड पा सकते हैं। बिकॉज ये टॉपिक मैंने देखा है, मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस जो था कि ये टॉपिक स्टूडेंट्स को काफी परेशान करता है। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। एक तो होता क्या है, ये स्टार्टिंग में ही आता है। 11th का फिफ्थ और सिक्स चैप्टर है ये, तो काफी स्टार्टिंग में ही आ जाता है और फिर आपको लगता है कि यार कितना ज्यादा हेक्टिक है। बेसिकली ये बोटनी की स्टार्टिंग होती है थोड़ी सी, तो आपको लगता है कि यार कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितना कुछ है यार, स्किप कर दूं क्या। बट देखो, आप अगर पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप उसे स्किप भी नहीं कर सकते। पेपर ऐसे भी हैं जिनमें 90 में से 15 to 16 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर से आए हैं, तो इसकी वेटेज भी काफी ज्यादा होती है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते इनको स्किप करना, आपको इनको करना ही पड़ेगा, भले से आप इनको अच्छे से करें या काम चलाऊ करें। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताना चाहूंगा कि आप इनको अच्छे से करके उन 15 to 16 भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनमें से भी 13 14 करेक्ट कर सकें। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था इनको याद करने के लिए, वो मैं मेक श्योर करता था कि आप इनको एक तो जब भी पढ़ें शुरुआत में, तो आप कोशिश करें इन चैप्टर्स को आप लिखते हुए पढ़ें। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर लिखना है, बट आप इन चैप्टर को रीड कर रहे हो तो आप हाथ में पेन लेके बैठिए और जो एग्जांपल्स आते जाएं उनको एक पेज पे लिखते जाइए। बिकॉज ऐसा होता है कि हम जितनी ज्यादा सेंस यूज करते हैं ना रीड करते वक्त या स्टडी करते वक्त, उतनी ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको रिटेन रहेगा। तो आप रीड करते वक्त आईज भी यूज कर रहे हैं, अगर आप बोल के पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। बोल के पढ़िए और उसको लिखते रहिए। आप बोल के पढ़ेंगे, आपका माउथ यूज होगा, आपके ईयर को सुन रहे होंगे, आपके ईयर यूज होंगे, आपके हाथ यूज हो रहे होंगे, तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। तो आप अगर पूरा नहीं लिखना चाहते तो एटलीस्ट आप एग्जाम्पल्स लिखते लिखते पढ़िए। इसके में आपको दो बेनिफिट, एक तो मैंने आपको पहला बेनिफिट ये बताया कि क्या होगा, आपका हाथ चल रहा होगा तो आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन जारी होगी कि मेरा हाथ क्या लिख रहा है, तो उस टाइम हो जाएगा। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा उसको अच्छे से लिख लेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसकी एक लिस्ट बना के आप सामने वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसा करता था, मैं लिस्ट बना के वॉल पे पेस्ट कर देता था। और आपको मेक श्योर करना है कि आप उस लिस्ट को ऐसी जगह प्लेस करें जहां आप उसे देखें ही देखें। मैं लिस्ट को प्लेस करता था जस्ट स्विच बोर्ड के साइड में, ताकि मैं जब भी रूम से बाहर निकलूं तो उसको एक बार देखूं उस लिस्ट को, और जब भी मैं रूम में वापस आऊं लाइट स्विच ऑन करूं तो भी मैं उस लिस्ट को जरूर देखूं। या फिर आपके पास कोई भी प्लेस हो, आप अपनी स्टडी टेबल के जस्ट सामने लगा सकते हैं। बट आपको ये मेक श्योर जरूर करना है कि आप इनकी लिस्ट जरूर बना ले। ये स्ट्रेटेजी मैं हमेशा फॉलो करता था। आपको जो भी चीज लगे कि आपको याद नहीं हो रही है, आप उसको अच्छे से लिख के पेज पे, आप बहुत गंदी राइटिंग में मत लिखिएगा बिकॉज आपको एवर्जन आएगा अगर आपने गंदी राइटिंग में लिख के अपने सामने पेस्ट किया है तो, कि यार समझ नहीं आ रहा कैसे पढूं, तो आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि आप उसको अच्छी सी राइटिंग में, आप मल्टीपल कलर पेन यूज करिए। ये भी मैं देखता था, मैं पहले कभी मल्टीपल कलर पेन यूज नहीं करता था, बट मैंने लिस्ट बनाने के लिए मल्टीपल कलर पेन यूज किए। तो आपके दिमाग में इमेज हो जाती है कि यार ये एग्जाम्पल, ये फैमिली मैंने पर्पल पेन से लिखी थी, तो ये इस फैमिली का होना चाहिए। जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल आप पर्पल पेन से लिखिए, तो आप फैमिली है, आपने फैमिली का नाम लिखा उसमें ब्रिंजल लिखा, तो आपको याद रह जाएगा हाँ ये वाली फैमिली मैंने इस पेन से लिखी थी, तो ये इसका एग्जाम्पल होना चाहिए। क्योंकि आप हर फैमिली से थोड़े थोड़े कॉमन एग्जाम्पल उठा सकते हैं, तो आप सेम पेन से बाकी एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा हाँ यार ब्रिंजल इसका था, तो सेम पेन से मैंने ये भी लिखा था, तो ये भी इसी फैमिली का होना चाहिए। वो आप धीरे धीरे जब आप टेस्ट में रिकॉल करने लगेंगे तो आपको याद आएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको पढ़ते वक्त लिख के पढ़ना है। और दूसरी बात, आपको लिस्ट जरूर बननी है, जो भी आप पढ़ रहे हो आपको उसकी लिस्ट बनाते चलना है, और लिस्ट को आपको ऐसी जगह प्लेस करना है जहां पे आप उस चीज को फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर सको। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है
कि जब भी आप कोई ऐसा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, तो आपको ये जरूर करना है कि आपको जो आपने आज पढ़ा है इस चैप्टर का, वो आपको अगले दिन सुबह उठ के रिवाइज जरूर करना है। फ्रेंड्स, इन चैप्टर में बहुत मेन होता है ये कि आप ये मेक श्योर करें कि आप ये देखें कि आप रिवाइज इनको मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रिवीजन, ये हमेशा कहा जाता है, और स्पेशली वो कहा जाता है इन चैप्टर्स के लिए, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। मैंने इसीलिए इस चैप्टर को कवर करना चाहा है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। तो आपको क्या करना है, आपने इवनिंग में जो पढ़ा है वो आपको जाके फिर से अगले दिन फिर से पढ़ना है। आपको जो नया स्टार्ट करने से पहले आपने जो अगले पिछले पूरे दिन इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको जल्दी से 10 से 15 मिनट में रिवाइज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और जैसे ही आपके चैप्टर खत्म हो, आपको नेक्स्ट चैप्टर पे ना बढ़ के एक चैप्टर का जल्दी से ओवरव्यू लेना है, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। और आपको क्या करना है, इस चैप्टर का ना आपको थोड़ा सा रिवीजन आपको फ्रीक्वेंट रखना पड़ेगा। आपको इसका रिवीजन पहले से प्लान करना चले पड़ेगा, बिकॉज आप इस चैप्टर को करने के बाद 5 से 6 महीने का गैप नहीं दे सकते, बिकॉज बिल्कुल जीरो पे आ जाता है ये चैप्टर। मैंने एक बार किया था कि मैंने इस चैप्टर को पढ़ के बिल्कुल 3 to 4 मंथ्स का गैप दे दिया था। तो बिल्कुल जब मैंने खोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज तक ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसमें बहुत ज्यादा गैप ना दें। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, आप इस चैप्टर के क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से कीजिए, और फिर आप इस चैप्टर के पेपर दीजिए। तो पेपर आएंगे, आपकी गलतियां होंगी तो आप उसको फिर से आके खोलेंगे। तो अगर आपको पैसिव रिवीजन नहीं करना तो आप एक्टिव रिवीजन कर सकते हैं, आप एक्टिव रिकॉल की मदद ले सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो इस चैप्टर को आपको मल्टीपल रिवीजन देनी है। आपको इस चैप्टर को फ्रिक्वेंटली देखते रहना है कि हाँ यार यहाँ पे है, यहाँ पे है। और इस चैप्टर में आपको ना कुछ कुछ पॉइंट ऐसे देखने हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चैप्टर ऐसे हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा याद करने का है। तो आपको वो जोन ढूंढने हैं जो मुझे जरूर याद करने हैं, ताकि आप उन्हें पहले याद कर सकें। तो उससे क्या होता है कि जो बाद के जो लेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आप थोड़ा भूल भी जाएंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इससे पता क्या होता है, जब आपका माइंड फ्री होता है ना कि यार भूलना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो जनरली वो नहीं भूलता, ऐसी चीजें आपको याद रह जाती है। आप जब चाहोगे ना कि नहीं यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भूल जाता हूँ, तो आपका ब्रेन उसको जरूर याद रखेगा। ऐसा ही नेचुरल टेंडेंसी होती है थोड़ी सी हमारी। तो एक ये जरूर रहता है कि आपको उसमें थोड़ा सा चैनलाइज करना पड़ेगा कि हाँ, ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, हर फैमिली के मान लो 10 एग्जाम्पल हैं, तो हमेशा 10 एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते नीट में। ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर करके पता चलेगा। कुछ 2-3 एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो हमेशा मोर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और बाकी 7 एग्जाम्पल आपको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट रटने पड़ते हैं कि हाँ यार कभी ये पूछ लिए जाए। बिकॉज ब्रिंजल पूछा गया था, तो आपको लगता है कि इस फैमिली के मुझे बाकी सारे एग्जाम्पल भी याद रहने चाहिए। लेकिन ये आपको मेक श्योर करना है कि आप ब्रिंजल को बार बार टाइमली रिवाइज करते रहें, ताकि आप बाकी एग्जाम्पल को भी कवर कर सकें। इसी तरीके से एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको टाइमली रिवाइज करने हैं। तो आपको मैंने ये सब स्ट्रेटेजीज बताई इस चैप्टर में बूस्ट करने के लिए, और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी रैंक जरूर बूस्ट होगी, आपके इस चैप्टर में मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। आपको लिख के पढ़ना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट को एक अच्छी सी जगह पेस्ट करना है। आपको अगले दिन जो आपने पिछले दिन का पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ज्यादा नहीं, 10 to 15 मिनट्स ही देने हैं। चैप्टर फिनिश होने के बाद उसका एक जल्दी से ओवरव्यू लेना है, और टाइमली रिवीजन स्केड्यूल करने हैं आपको इस चैप्टर के। अगर आपने इतना सब कुछ किया तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और इन दोनों चैप्टर से हर बार क्वेश्चन अच्छे से आते ही आते हैं, तो इन पे टाइम इन्वेस्ट करना ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा। और आप इन्हीं ही चीजों को आप उन हर टॉपिक पे लगा सकते हैं, सिर्फ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट ही नहीं, आप एनिमल किंगडम पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। या बायोलॉजी ही क्या, सिर्फ आप फिजिक्स केमिस्ट्री के भी किसी भी चैप्टर पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब आप किसी चीज को याद नहीं कर पा रहे हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन को जरूर हिट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसको एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं। जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आप वीडियोस मिस ना करें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सी टिप आप पर्सनली यूज करने वाले हैं, और आपने यूज करी है तो आपके लिए क्या हेल्पफुल रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।